Can you hear me properly? माझा आवाज येतोय का? येस सर. येस सर, आवाज येतोय तुमचा. Okay. यस सर, आवाज येतोय. So in last lecture what we have seen, कोणी डेली वाचताय का? अजय मोरल. Agile model, right? It is the one of the like model to implement the SDLC, है ना? सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सायकल जी आहे त्याचं आपण एक मॉडेल बघितला, दॅट इज अजाइल मॉडेल. ओके. सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है. ओके. बट बिफोर दैट वी हैव सीन द लेवल ऑफ टेस्टिंग एज वेल. किसी को पता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है? कैन एनीवन टेल मी? युनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग. अजून एक बाकी User acceptance. user acceptance testing. Okay. Regression testing. Okay, correct. So these are the what levels of testing. Okay, ये क्या थे? अलग अलग लेवल थे. जैसे सबसे फर्स्ट लेवल पे हम क्या करते हैं? यूनिट टेस्टिंग करते हैं, मतलब डेवलपर करते हैं, बट वो भी एक टेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए हम उसको लेवल ऑफ टेस्टिंग में इंक्लूड किए. ओके. देन उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब अलग अलग यूनिट्स को या मॉड्यूल को हम कंबाइन करके या इंटीग्रेट करके एक बार वापस हम वो सॉफ्टवेयर चेक करते हैं. हाँ, वो भी कोड लेवल पे चेक होता है, मतलब कौन करेगा? डेवलपर करेगा. और इन केस टेस्टर को कोडिंग का नॉलेज है तो वो भी कर सकता है. ओके. इट्स जनरली कॉल्ड एज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट? एंड द थर्ड वन इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. नहीं, थम. And third one is what the system testing, where exactly the testers come into picture. Okay. जे तुम्ही म्हणताय ना व्हाईट बॉक्स, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ओके, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, ते एक कोडच्या लेवलवर जर आपण विचार केला, इफ वी थिंक ऑन द कोड लेवल, देन देर आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एज अ व्हाईट बॉक्स, ब्लॅक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स. बट हियर वी आर डिस्कसिंग दी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, है ना? तो फर्स्ट इज व्हाट यूनिट लेवल, सेकंड इज इंटीग्रेशन, थर्ड इज़ द सिस्टम टेस्टिंग, है ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोड रेडी हो गया है, डेवलपर ने उसके एंड से इंटीग्रेशन करके भी चेक कर दिया है, अब वो हमको रेडी टू यूआई कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा. ओके. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर थिंकिंग इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट, सो इट लुक्स लाइक दिस. ओके. अब आपको यूआई मिल गया है, मतलब क्या कि कोड के साथ एक सॉफ्टवेयर मिल गया है जिसको आपने आपके लोकल पे इंस्टॉल किया होगा. ओके. एंड देन यू आर टेस्टिंग इट. अब जब आप टेस्ट कर रहे हो एज अ टेस्टर, सो यू आर नॉट वरीड अबाउट द कोड. आपको उसका कोड है क्या लिखा, उसका कोई चिंता नहीं है, उसको आपको पता भी नहीं है. आपको बस उसकी फंक्शनैलिटी चेक करनी है. जैसे यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी है लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे मुझे वैलिड मोबाइल नंबर या वैलिड ईमेल आईडी पुट करना है और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना है, क्लिक करना है यहाँ पे. ओके. तो दिस इज़ व्हाट दी सिस्टम टेस्टिंग. यहाँ पे टेस्टर को कोड से कुछ लेना देना नहीं है. इज नॉट वरीड अबाउट द कोड, ही विल जस्ट चेक द फंक्शनैलिटी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम दिस फंक्शन. ओके. ये दो चेक करना है हमको. ओके. एंड देन इट्स अ यूएटी, दैट इज यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूज़र मीन्स हु? एग्जैक्टली द क्लाइंट और द बिजनेस. ओके. जिनको ये सॉफ्टवेयर क्या था, रिक्वायर्ड था, राइट? अगर कोई बैंक होगी तो उसके लिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर क्या है, रिक्वायरमेंट है. तो क्लाइंट की ओर से कुछ पीपल्स, नॉट ऑल, है ना, सम ग्रुप ऑफ पीपल विल वैलिडेट दैट सॉफ्टवेयर, है ना, कि उनको बस मेजरली उनकी कुछ फीचर चेक करने थे तो वो भी चेक करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके. सो ये तो 4 लेवल थे. अब जो सिस्टम टेस्टिंग कहा था उसमें बस हमने सिंपल क्या समझ लिया है कि टेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और वो वहाँ पे फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन, वो चेक करता है. यहाँ पे जैसे लॉगिन फंक्शन. बट ये सिस्टम टेस्टिंग ये एक छोटा टर्म हुआ, बट इसको अगर इलेबोरेटिवली या हमको एक्सप्लोर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? टाइप ऑफ टेस्टिंग देखना पड़ेगा. मतलब टेस्टिंग के एग्जैक्टली टाइप कितने हैं, है ना? वैसे बहुत सारे टाइप आते हैं, बट जो रिक्वायर्ड है एज टू गेट द जॉब
और बेसिक जिसको हम कहते हैं कि वो आपको पता होना चाहिए. सो वी विल डिस्कस दिस. ओके. सो सिस्टम टेस्टिंग टाइप जो आपका थर्ड लेवल है सिस्टम टेस्टिंग, उसके क्या क्या टाइप्स हैं. ओके. तो उसको मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द फंक्शनल टेस्टिंग एंड सेकंड इज द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. ओके. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए. फॉर एग्जांपल हियर आई एम ओपनिंग वन गूगल पेज. ओके. अब यहाँ पे आप गूगल में जो भी सर्च करते हो, ओके, जो भी सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग एज अ लोकमत. ओके. सो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्या है, आप जब क्लिक करोगे तो एक्सपेक्टेड क्या होगा आपको? सजेशंस बोलिए बोलिए, डेफिनेटली बोलो. सर अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो सबसे पहले यूआई पे उसका कुछ सजेशंस आने चाहिए. हाँ, करेक्ट. देन उस सजेशंस को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद डेफिनेटली. सर्च राइट, करेक्ट. देखो आप यहाँ पे अगर लोकमत टाइप कर रहे हो तो गूगल के डेटाबेस में लोकमत ये स्ट्रिंग या ये वर्ड के रिलेटेड जितने भी करंट ये है डेटाबेसेस में सर्चेस हैं वो आपको सजेस्ट करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में ना, लोकमत ई पेपर, लोकमत, जो भी अलग अलग नाम से है, ये मुझे पहले सजेस्ट करता है. देन यूज़र फॉर एग्जांपल मैंने कोई सजेस्ट नहीं किया, मैंने बस एंटर कर दिया. ओके. सो मुझे क्या आया, कोई एक रिजल्ट आया है ना, यहाँ पे कितने रिजल्ट आए वो भी उसका दिखाएगा. अबाउट दिस मच रिजल्ट फाउंड इन 0.2 सेकेंड्स. राइट. तो यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी क्या थी सर्च बॉक्स की, कि इफ़ यूज़र इज़ गिविंग एनी इनपुट सो अकॉर्डिंगली द आउटपुट और रिजल्ट जो भी है वो डिस्प्ले होनी चाहिए. सो अगर कोई भी पूछेगा एज अ टेस्टर आपको कि व्हाट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ दिस सर्च बॉक्स, तो आप सिंपल कहोगे कि वॉट एवर द इनपुट यूज़र विल गिव, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड गेट सम सजेशन, और वो सजेशन वो अगर सिलेक्ट करता है तो उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए. ये यहाँ पे थी फंक्शनैलिटी. ओके. अब हम फंक्शनल टेस्टिंग में क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या. इस सर्च बॉक्स का फंक्शन था कि पर्टिकुलर फील्ड का अगर कोई सर्च करेगा तो उसका आउटपुट मिलना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, दैट्स इट फंक्शनल रिक्वायरमेंट. और यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो काम करता है या काम करना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है या नहीं. अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या आता है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लीजिए. यहाँ पे देखिए इसने रिजल्ट आपको इतना कुछ रिजल्ट दिया है एंड विद इन टाइम भी दिया है. अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.27 सेकंड के बजाय यहाँ पे अगर 5 मिनट्स होता, ओके, 300 सेकंड्स होता, तो फंक्शन तो आपका कर रहा है सेटिस्फाई. आपका सर्च बॉक्स क्या कर रहा है, आपको रिजल्ट तो दे रहा है बट उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है. मीन्स कुछ रिक्वायर्ड टाइम में देना चाहिए था, वो रिक्वायर्ड टाइम में नहीं दे रहा है. इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग टाइम. आपने भी कभी देखा होगा कि आप कोई फॉर्म भर रहे होंगे या फिर कुछ सर्च कर रहे हो और टाइम आउट हो जाता है बिकॉज विद इन पर्टिकुलर टाइम वो आपको उसने रिजल्ट नहीं दिया. राइट. सो उस टाइम आप कह सकते हैं कि इसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है या नॉन फंक्शनल उसका फीचर है वहाँ पे वो दिक्कत दे रहा है. मतलब कोई भी टेस्टिंग के लिए हम दो टाइप के देखते हैं. फर्स्ट एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग और ये होता है दूसरा होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जनरली हम परफॉर्मेंस देखते हैं, यहाँ पे उसके कोर फंक्शनलिटी का कोई यूज़ नहीं देखते हैं. ओके. यहाँ पे मैं ये नहीं देखूँगा कि ये सच में लोकमत का ही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं. रिजल्ट तो हम वो फंक्शनलिटी टेस्टिंग में देख लेंगे बट नॉन फंक्शनल में देखते हैं कि 0.27 सेकंड या उससे कम में और दे रहा है क्या, या एग्जैक्टली कितना टाइम दे रहा है. ओके. और नेक्स्ट कि मान लो कि आपने एक ही विंडोज़ में मल्टीपल टैब ओपन किए. ओके. मल्टीपल टैब ओपन किए और सभी में आप पैरेलली कुछ सर्च कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी स्पीड पे कुछ इफेक्ट होता है क्या कि आपने मल्टीपल टैब ओपन किए और वहाँ पे आप सर्च फंक्शन देख रहे हो. तो ये है आपका परफॉर्मेंस सिस्टम. ओके. यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि ये जो सिस्टम है आपकी ये मल्टीपल टैब हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है, या मल्टीपल सेशंस हैंडल कर सकती है. आपने एक ही ब्राउज़र के मल्टीपल सेशन भी ओपन कर सकते हैं. ओके. तो दिस कम्स अंडर दी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. ओके. ये दोनों कंसेप्ट में किसी को डाउट है एग्जैक्टली फंक्शनल टेस्टिंग क्या है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? Sir, your screen is not visible. Is it?
Can anyone confirm my screen is visible? Yes. Okay. So again I am repeating in short. फंक्शनल टेस्टिंग में हम उसकी कोर फंक्शनैलिटी जो है सॉफ्टवेयर की या जो भी फीचर दिया होगा उसके हम कोर फंक्शनैलिटी चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम अदर देन फंक्शनैलिटी जो भी बचता है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उसको, है ना, वो परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। ओके, कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली लोड हो रहा है कि नहीं, वो रिजल्ट कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में दे रहा है कि वो डिले दे रहा है। ओके, या उसकी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे लोकमत इंग्लिश में सर्च किया है और अगर आपको उसकी सभी रिजल्ट्स है वो कोई अलग ही लैंग्वेज में मिल रहा है, सो उसका फंक्शनलिटी तो उसने सेटिस्फाई किया बट उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, बिकॉज यू टाइप यूर सर्च इन दी इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर गेटिंग इट इन अदर लैंग्वेज, इट मे बी मराठी, कोई भी हो सकती है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन फंक्शनल और वी कैन से परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नाउ अब फंक्शनल टेस्टिंग में काफ़ी ब्रॉड टाइप्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, बिकॉज इन एक्चुअल जब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए मिलेगा तो आपको ये फंक्शनल टेस्टिंग के जितने भी टाइप हैं ये पता होने चाहिए, अदरवाइज अल्टीमेटली आपके टेस्ट केसेस पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए एक्चुअल में आपको एटलीस्ट 100 टेस्ट केसेस लगनी थी, तो आपको अगर टेस्टिंग की टाइप नहीं पता है तो आप 70 टेस्ट केस लिखोगे। ओके, अल्टीमेटली आपके टेस्टिंग के मेथड पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो डिफेक्ट मिलने चाहिए थे वो स्किप हो जाएंगे आपसे। ओके, सो फर्स्ट आपका टाइप है बिहेवियरल कवरेज। ओके, बिहेवियरल कवरेज में हम दो चीज़ें देखते हैं। ओके, फर्स्ट एक तो प्रॉपर्टी और एक तो बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये लॉगिन का एक फंक्शनलिटी आपको चेक करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी की कि यहाँ पे वो इनपुट लेना चाहिए, है ना, दिस कर्सर शुड बी हियर, इट शुड बी लाइक ब्लिंकिंग कंटिन्यूसली विच शोज़ कि आपके यूज़र को यहाँ पे कुछ इनपुट देना है। ओके, दैट इज़ द व्हाट इज इट्स अ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट कि इट शुड टेक सम व्हाट वी कैन से इट इज़ फोकस्ड और नॉट, मीन्स कि यहाँ पे देखिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लिक कर रहे हैं और आप लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर कंटिन्यूस ब्लिंक होना चाहिए और इसी फोकस पे होना चाहिए। अगर सोचिए आपको टाइप कर सकते हैं बट ये कंटिन्यूसली यहीं पे ब्लिंक हो रहा है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स यू आर पुटिंग योर इन्फॉर्मेशन इन द रॉन्ग इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे वो फोकस हमेशा रहना चाहिए। मतलब अब ये फोकस कैसे तय होता है एग्जैक्टली कोडिंग में, तो ये आपकी पूरे स्क्रीन की एक साइज़ मेजर की जाती है। ओके, आपकी स्क्रीन की एक साइज़ मेजर की जाती है और उस स्क्रीन से जिसे हम कहते हैं ना कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अगर किसी को टेक्निकल टर्म पता होगा तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही फोकस है कर्सर। आप देखो ये रैंडमली कोई लेफ़्ट कॉर्नर में राइट कॉर्नर में नहीं फोकस है, तो ये जो फोकस एरिया होता है ये यहीं पे होना चाहिए। अब ये कहाँ पे डिसाइड किया था कोड में, उसकी कोडिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं उसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि वो ये जो इनबॉक्स है आपका, देखिए इसकी साइज़ भी दिखाई दी है आपको, आप ऊपर देख सकते हो 434x38 है ना, ये बॉक्स की साइज़ है। ओके, और उसकी मतलब पैडिंग मतलब उसका लोकेशन कहाँ पे वो भी बताया जाता है एग्जैक्टली। अब ये चीज़ें हम टेस्टिंग को नहीं देखते बट बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका फोकस या इसकी लोकेशन पे मैटर करती है ना। तो ये हम देखते हैं बिहेवियरल टेस्टिंग, जो ये आपका फर्स्ट टाइप टेस्टिंग है। ओके, इन दिस टेस्टिंग वी विल चेक दी प्रॉपर्टी मीन्स एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट, जो भी हम यूज़र इनपुट देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, तो वो इनपुट लेना चाहिए और वो फोकस होना चाहिए। पीछे कुछ सर पीछे से कुछ तो आवाज़ आ रहा है, तो सभी के लिए आ रहा है? इट्स वॉइस इज बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ओके वेट, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है सर। ओके वेट इज इट ओके नो? एक्चुअली सर आपके माइक का इशू है सर।
नाउ इट्स ओके. मैंने दूसरा वायर्ड हेडफोन लिया. मीन्स यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस क्लियरली और कुछ बैकग्राउंड नॉइज आप फील कर रहे हो. सर आवाज़ कम आ रही है आपकी, वॉल्यूम कम है आपकी माइक की. वेट, आई विल रीजॉइन द सेशन. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, now it's okay. सर आपको माइक का प्रॉब्लम है तो आता आवाज येतोय का? मी माईक तो यूज करतच नाही आता. सर एक्चुअली आपका जो माइक है ना वो नॉइज कैंसिलेशन नहीं कर पा रहा, मतलब वो थोड़ा सा पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड है ना कॉन्स्टेंटली इसके अंदर आ रहा है. सॉरी, जैसे अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ अभी बेटर है, पहले से बेटर. ओके, नो बैकग्राउंड नॉइज. हल्का सा है अभी भी. आई थिंक इट इज फ्रॉम द सिस्टम. जो अपनी ये होता है ना हार्ड डिस्क, जो कंटिन्यूस नहीं होता है, बट इसका वही इतना नहीं आना चाहिए. ओके, गिव मी मिनट, आई विल जॉइन फ्रॉम मोबाइल एज वेल जस्ट टू गिव इनपुट. गिव मी. Can you confirm now? It's okay now? ओके ओके सर. यस सर It's okay. अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर. सर अभी नो पूरा नो clear है. सर. ओके चलो, थैंक यू सो मच. ओके, अगर अगर कुछ इशू हो तो अनम्यूट करके बोलिए, नो वरीज. ओके, सो हियर वी हैव सीन फर्स्ट लाइक बिहेवियर कवरेज. अजून कोणाला प्रॉब्लेम? सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का. ओके श्योर. देखिए, फंक्शनल जो हम सिस्टम टेस्टिंग है दैट इज द थर्ड लेवल, राइट? उसमें अब हम देख रहे थे डिटेल में. ओके, तो सिस्टम टेस्ट, हाँ बोलिए. Unable to see your screen. स्क्रीन शेयर नहीं किया सर आपने. Now it's fine. Yeah, I think you can see, right? Yeah, thank you so much. So see, in system testing, it is broadly categorized into two part. One is functional testing और दूसरी है आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. अब फंक्शनल टेस्टिंग मतलब सिंपली याद रखिए, आप जो भी टेस्ट कर रहे थे उसकी कोर फंक्शनलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे थे सर्च बॉक्स, तो इसकी कोर फंक्शनलिटी क्या है कि इस सर्च बॉक्स में आप आपके हिसाब से कुछ वैलिड इनपुट दे सकते हैं. वैलिड इनपुट मीन्स यू कैन टेक इट एज 00000. ये कुछ वैलिड प्रोडक्ट भी नहीं हुआ है और वैलिड सर्च भी नहीं हुआ है, बट आप कुछ वैलिड, यानी कि जैसे कि 1+ है ना, ये आपका वैलिड सर्च हुआ. तो इस टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन क्या है कि यूज़र का इनपुट लेके जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा इस आइकॉन पे, तो उसको उसका रिजल्ट आना चाहिए, राइट? यूज़र मस्ट गेट इट्स रिजल्ट. ये फंक्शनलिटी है आपके सर्च बॉक्स की. अब इसका परफॉर्मेंस मतलब सेकंड पार्ट क्या होता है कि जो फंक्शनलिटी से रिलेटेड नहीं है, वो है कि जब आप इस पे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको बता रहा है यू गॉट दिस रिजल्ट, और ये एग्जैक्टली कुछ टाइम में आया है. फॉर एग्जाम्पल इन 1 सेकंड, 2 सेकंड.
अगर यही रिजल्ट आपको 5 या 10 मिनट में मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये फंक्शन तो सही से कर रहा है बट इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मतलब ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम ले रहा है सर्च के लिए। तो वो जो हम पैरामीटर चेक करते हैं कि भाई इसमें टाइम कितना ले रहा है या किस लैंग्वेज में वो दिखा रहा है आपके प्रोडक्ट। एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में सर्च किया और मान लीजिए आपके सभी रिजल्ट वैलिड है बट ये कोई अदर लैंग्वेज में है, जैसे मराठी, तेलुगु, है ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये है आपका नॉन फंक्शनल, मतलब ये फंक्शनली से रिलेटेड नहीं है आपके। डन, ये अंडरस्टैंड हो गया? जिसने डाउट पूछा था। यस सर। चलो फिर उस टाइप मतलब फंक्शनल टेस्टिंग में पहला टाइप हम देख रहे थे कि बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम दो चीज़ें देखते हैं हमारे कोई भी एलिमेंट के लिए, वो होता है उसका प्रॉपर्टी और उसका बिहेवियर। प्रॉपर्टी सिंपल होता है कि आपको देख के पता चलेगा कि इस बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे कुछ वो वैलिड इनपुट लेना चाहिए। ओके, मतलब ये सर्च बॉक्स में उसने कुछ वैलिड इनपुट लेना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है। और बिहेवियर मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी में सॉरी इस बॉक्स में ये कर्सर कंटिन्यूसली लेफ्ट को ही ब्लिंक होना चाहिए। एग्जांपल अगर इस यहाँ पे एक्सट्रीम राइट को ब्लिंक होगा तो ये फोकस्ड नहीं है ना। तो सिंपल ये जब आप स्लोली टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी और फोकस में क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली ये कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यही मैंने बताया था कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये फोकस होना चाहिए और यहाँ पे उसने वैलिड इनपुट लेना चाहिए। इट मे बी योर मोबाइल नंबर, इट मे बी योर ईमेल आईडी विद डोमेन, है ना। फिर सेकंड एग्जांपल मान लीजिए चेक बॉक्स। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि समटाइम्स यू नीड टू चेक दी गिवन चेक बॉक्सेस। मल्टीपल सिलेक्शन होंगे आपके कि आपको कौन से कलर की फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने ब्लैक, ब्लू, ग्रीन वो चेक बॉक्स आपने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चेक बॉक्स आपकी भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है कि आप उसको चेक कर पा रहे हो या अनचेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक चेक बॉक्स को आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट चेक और यू कैन नॉट अनचेक। सो वो है आपका डिफेक्ट, मतलब ये क्या हुआ आपका टेस्टिंग का एक पार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट होता है इनपुट डोमेन टेस्टिंग। ओके, इनपुट डोमेन टेस्टिंग में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो टाइप, मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हो उसका एक टाइप डिसाइड होता है दोस्तों, और उसकी लेंथ, है ना, या फिर उसका साइज जिसको हम कहते हैं। एग्जांपल यही लिए समझ लीजिए जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन दो है। एक तो अगर आप ईमेल कहोगे तो डोमेन है आपका कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब आपका नाम, है ना, जो भी हो, फिर डोमेन होगा तो डोमेन। फॉर एग्जांपल ये है एक वैलिड ईमेल आईडी मान लीजिए, तो इसको हम नंबर नहीं करेंगे ना, इसको हम कैरेक्टर कहेंगे। ओके, वी विल कॉल इट एज अ कैरेक्टर, मतलब वर्ड्स जिसको कहेंगे सिंपल, है ना। तो ये डोमेन में क्या चीजें लेता है, एक तो वो लेगा वर्ड्स, मतलब कि आपका वैलिड ईमेल आईडी, और अदर अगर मोबाइल नंबर मानते हो तो वो डोमेन क्या होगा उसका नंबर, इंटीजर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे वो नंबर्स ले रहा है, मतलब इंटीजर ले रहा है। एंड देन उसकी साइज, अब ईमेल आईडी पे स्पेसिफिकली हम कुछ लिमिट नहीं देते हैं। ओके, वहाँ पे कुछ मेंशन लिमिट नहीं होती है, बट मोबाइल नंबर हो तो वहाँ पे उसकी लेंथ की लिमिट क्या होगी, 10 डिजिट्स होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट, इट्स अ नंबर की लेंथ स्पेसिफाई की जाती है। तो इनपुट डोमेन टेस्टिंग में आपको रिक्वायरमेंट में मिलेगा वहाँ पे कि यूज़र का जो पासवर्ड है वो मैक्सिमम या मिनिमम 5 लेंथ का होना चाहिए और मैक्सिमम 8 का होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, आपका लेंथ हुआ। और डोमेन वो बता देगा कि आपको वर्ड यूज़ करना है, एक नंबर यूज़ करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। तो ये क्या हुआ, उसका डोमेन रिक्वायरमेंट हुआ, मतलब उसका डेटा किस टाइप का चाहिए उसको। तो उसमें उसको नंबर भी चाहिए, वर्ड्स मतलब कैरेक्टर भी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। बोलिए। डोमेन है क्या? मतलब उसके बाद जो होता है वो डोमेन होता है। मतलब अगर आप जैसे गूगल पे काम कर रहे हो तो @gmail.com ये आपका डोमेन है। तो @ का जो भी पार्ट होता है आगे का उसको हम डोमेन कहते हैं एग्जैक्टली। ओके, डन। या सो नेक्स्ट इज व्हाट द एरर हैंडलिंग कवरेज। अब एरर हैंडलिंग कवरेज समझ लीजिए क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल यही मान लीजिए,
अब यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ही इनपुट देना है, मुझे डिसाइड हुआ, बट मैंने मोबाइल नंबर इनपुट दिया जस्ट 2 डिजिट और मैंने रिक्वेस्ट OTP कहा। तो यहाँ पे देखो एरर मुझे बताएगा ये कि प्लीज़ एंटर द वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर। मतलब इस इनपुट को उसने वैलिड ईमेल आईडी भी नहीं माना है और वैलिड मोबाइल नंबर भी नहीं माना। तो यहाँ पे हमको एरर भी तो देना चाहिए, अदरवाइज यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। मान लीजिए अगर ये रेड कलर का लाइन यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो यूज़र विल डू द मल्टीपल अटेम्प्ट टू लॉग इन, बिकॉज उसको कुछ एरर नहीं पता चला कि यहाँ पे एरर क्या है, कि मैंने कुछ मोबाइल नंबर गलत डाला है, उसका लेंथ गलत है, या बाय मिस्टेक मैंने लेंथ सही डाला है बट उसके बाद मैंने उसमें उसके फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ सही डाला है बट उसके बाद उसमें मैंने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। ओके, ऐसे कुछ भी हो तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा ना, हमको फिर भी एरर आनी ही चाहिए, है ना। प्लीज़ एंटर द वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो दैट्स कम्स अंडर दिस एरर हैंडलिंग कवरेज। ओके, मतलब आप जब भी कोई इनपुट देते हो ऑन द स्क्रीन तो आपको वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक तो सही मैसेज होना चाहिए, मतलब उसके फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब लॉगिन होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो आपको क्लियरली वहाँ पे विजिबल टेक्स्ट मैसेज दिखना चाहिए, है ना। आइदर वो पॉपअप होगा या फिर वहाँ पे रेड कलर में होगा या फिर वो ब्लिंक होते रहेगा, जो भी होगा वो रिक्वायरमेंट यूज़र आपको बताएगा, है ना। ये आपकी एरर जो भी थी इनपुट में वो आपको दिखनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट इफ़ वी आर टेस्टिंग दैट, सो इट्स व्हाट एरर हैंडलिंग कवरेज और एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। ये भी टेस्ट केस आपको लिखनी पड़ेगी। इफ़ यू आर चेकिंग एनी लॉगिन पेज तो आपको अल्टीमेटली ये टेस्ट केस इंक्लूड करना पड़ता है कि इफ़ यूज़र गिव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन और इनवैलिड डेटा फॉर द लॉगिन पर्पज देन यूज़र शुड गेट दी प्रॉपर एरर मैसेज। अब वो प्रॉपर एरर मैसेज हर कंपनी का अलग हो सकता है ना, जो भी हो रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अलग होगा। तो ये वो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि इट शुड डिस्प्ले दी प्रॉपर मैसेज। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे बस आपको वैलिड डेटा डाल के आप चेक करोगे तो आप एक टेस्ट केस मिस कर दोगे जो कि है इनवैलिड डेटा के साथ। ओके, सो दिस इज व्हाट द एरर हैंडलिंग कवरेज। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हमने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है और हमने 2 ही डिजिट डाला है, तो अल्टीमेटली वी शुड गेट सम एरर ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि वो हमको बाद में पता होना चाहिए, स्क्रीन पे ही शो होना चाहिए, तब जाके हमको क्या होगा, रियलाइज होगा कि वी हैव गिवन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली यूज़र क्या कर सकता है, उसका चेंज कर सकता है जो भी रिक्वायरमेंट मतलब इनपुट था। नाउ नेक्स्ट इज द बैक एंड कवरेज। ओके, बैक एंड कवरेज मीन्स देखिए अब आपको उसके लिए मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बताना होगा क्या होता है। एग्जांपल ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन, दिस पेंट स्क्रीन आल्सो? यस सर। ओके, देखो यूजर हो आप, है ना, देन you are searching something on Google, okay, and you are getting something result आपको मिलता है गूगल पे सर्च करने के बाद। ओके, अब ये तो हमारा एक नॉर्मल फ्लो हुआ है ना, यूज़र कौन तो है वो कोई एक्शन लेता है और उसको कुछ आउटपुट मिलता है। अब इसको जैसे हम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर फॉर्म में कहेंगे तो इसको ये जो यूज़र है इसको कहा जाता है क्लाइंट, है ना, जो भी उसकी लोकल मशीन से कुछ सर्च करता है। ओके, अब जो रिजल्ट आ रहा था ये रिजल्ट कहाँ से आता है एग्जैक्टली कोई बता पाएगा? ये रिजल्ट कहाँ से आता होगा? गूगल का कुछ क्या होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस, राइट, वो होता है आपका डेटाबेस। और अब ये जो बीच में जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं API या उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक। अब समझ लीजिए बिजनेस लॉजिक क्या बोल रहा है आपको एग्जैक्टली। ओके, देखिए, सॉरी कोई डाउट है? कनेक्शन API कनेक्शन ब्रिज
ब्रिज फॉर्म करता है क्या क्लाइंट और डेटाबेस में? हाँ वही समझा रहा हूँ मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। देखो यूज़र आप जो भी सर्च करते हो तो यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है गूगल के यूआई को, मतलब आपने सर्च बॉक्स में कुछ सर्च किया, अब गूगल से वो मतलब यूआई से वो रिक्वेस्ट जाती है आपके डेटाबेस में से। ओके, डेटाबेस में से क्या होता है कि वो कुछ रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है ब्राउज़र को, मतलब गूगल मतलब यहाँ पे आपका ब्राउज़र मान लीजिए, और ब्राउज़र से रिजल्ट आपका जो भी मिलता है वो आपके यूज़र को मिलता है, बराबर। वी कैन सी दैट रिजल्ट, है ना, ये फ्लो होता है। अब देखिए आप जो भी सर्च करते हो वो अल्टीमेटली डेटाबेस से आता है, बट ये इंटरमीडिएट जो बीच में था एपीआई, ये क्यों होता है, इसका एक मीनिंग समझ लीजिए। जो भी डेटाबेस होता है ना, ये जो डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस अगर आपको डायरेक्टली कोई दिखा दे तो वो लगभग दिखता है इस तरीके से। यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है एग्जांपल, ये ब्लैक स्क्रीन है ना, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स एंट्री होंगे, आपके जितने भी प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट का नाम होगा, मे बी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगा, उसकी प्राइस होगी, ऐसे अलग अलग पैरामीटर होंगे एक एक्सेल शीट के फॉर्म में। मान लीजिए एग्जांपल एक्सेल शीट में जैसे हम डेटा देखते हैं ना, उस फॉर्म में होगा। अब अगर आपको ये डेटा मैं बताऊं कि आपने एग्जांपल सर्च किया जीन्स पैंट एग्जांपल फ्लिपकार्ट पर, और आपको ये डेटा प्रोवाइड हुआ, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको उसका विजुअल फील नहीं होगा, है ना। तो ये जो डेटा है यहाँ पे हम अगर कोई डेटा देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने OnePlus सर्च किया था, तो अगर बस मुझे मोबाइल की लिस्ट आएगी तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं होगा, 100% वो सेम ही होंगे, बट मुझे क्या चाहिए था, उसका यूआई दिखना चाहिए था, जैसे कि पिक्चर दिखना चाहिए, उसकी प्राइस है, उसकी रेटिंग, उसके कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट्स में, ये जो चीज़ें हैं वो दिखनी चाहिए थी। तो वो अगर नहीं दिखेगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिजल्ट गलत है। तो यूज़र के कंफर्टेबल होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक बिजनेस लॉजिक देना पड़ता है, जिसमें वो आपकी आई हुई रिक्वेस्ट को उसके डेटाबेस में देगा, और डेटाबेस से एक प्रॉपर रिजल्ट लेके वो वापस एपीआई को ही आएगा, और एपीआई उसको कन्वर्ट करेगा यूज़र के फॉर्म में, मतलब यूज़र को समझने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये डेटा आपको डायरेक्ट मिले, बट आपको उसका कुछ भी मीनिंग नहीं पता चलेगा। सो इसलिए हमको एक बिजनेस लॉजिक, या उसको हम एपीआई कहते हैं, वो इनके दोनों के बीच में रखना पड़ता है। ये तो हुआ एक कंफर्टेबलनेस कि यूज़र को कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही क्लाइंट नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है, तो डायरेक्टली उसको डेटाबेस तो एक्सपोज नहीं करेगा बैंक, क्योंकि वो उस डेटाबेस में अलग अलग यूज़र के कॉन्फिडेंशियल कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या उनकी बैंकिंग की अमाउंट हो सकती है, जो भी हो, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकेंगे। तो ये जो एपीआई वो यही काम करता है कि यूज़र को जितना रिक्वायर्ड एक्सेस है, फॉर एग्जांपल उसके अकाउंट का एक्सेस देना है, तो उसके अकाउंट की ही इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, उसको आपके यूआई पे या उसके लैपटॉप मोबाइल पे शो करेगा। तो एज अ टेस्टर आपको आगे जाके डेटाबेस भी टेस्टिंग करना होता है, आगे जाके आपको एपीआई की भी टेस्टिंग करनी होती है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो क्लाइंट साइड, मतलब आपको यूजर इंटरफेस पे जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है या सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो देख रहे हो। वॉइस ब्रेक होता है, आता येतोय क्लिअर मित्रा? सर्वांना वॉइस ब्रेक होतोय का? नो सर, वॉइस गुड. ओके, जर तसं वाटत असेल तर तुम्ही एकदा तुमचं नेटवर्क चेक करा किंवा रिजॉइन व्हा. ओके, जर असं कोणाला इंडिव्हिज्युअल वाटलं तर. ओके, नो इश्यू. सो नाउ वॉट एवर वी आर चेकिंग ऑन दी क्लाइंट साइड, मतलब हमको यूज़र पे, इसको हम कहते हैं कि GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मतलब आपको वेब पेज में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी, वो हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, GUI पे टेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट साइड पे. क्लाइंट मतलब मैंने कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे पुट की, वो गई आपकी API लॉजिक को, और वहाँ से वो डेटाबेस से रिजल्ट लेके मुझे शो कर रही है. ओके, तो डेटाबेस का भी जो हम टेस्टिंग करते हैं कि डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट होने चाहिए थे वो है या नहीं, वो प्रॉपरली करेक्ट है या नहीं, वो सब जो चेक करना है या जो टेस्ट करना है, इट्स कॉल्ड एज अ डेटाबेस टेस्टिंग और डेटाबेस कवरेज. ओके, वो ये पार्ट है ना. फॉर एग्जांपल कि बैकएंड टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको. बैकएंड क्यों बोलते हैं, मैंने ये एक वर्ड भी किया था यूज़, कब, जब हम डिज़ाइन करते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड डिज़ाइन
और बैक एंड डिज़ाइन, है ना। फ्रंट एंड डिज़ाइन मतलब कि आपकी यूआई पे जो दिखना चाहिए था उसका डिज़ाइन, या फ्रंट एंड टेस्टिंग मतलब आपके स्क्रीन पे जो भी दिखता है उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। और बैक एंड मतलब इसके बैक एंड में होगा इसका डेटाबेस, तो उसकी भी जो हम टेस्टिंग करेंगे तो इट कम्स अंडर दी डेटाबेस कवरेज और डेटाबेस टेस्टिंग, और इसको बैक एंड भी बोलते हैं। आपको ये टर्म्स मिलेंगे आप कि यू आर बैक एंड टेस्टर, तो इसका मतलब होगा कि आप डेटाबेस टेस्ट कर रहे थे, या आपको पूछा जाएगा कि यू आर डेटाबेस टेस्टर, सिंपली ये सभी का एक ही मीनिंग होता है, ओके, बैक एंड और डेटाबेस। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्यों बोला इसका रीजन भी समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे यूजर सर्च कर रहा है OnePlus के लिए और उसको डेटा मिल रहा है आईफोन का, तो इसका मतलब डेटाबेस में कुछ गलती हो सकती है, पॉसिबली हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि यूजर इंटरफेस लेते हो उसने एप्पल मतलब OnePlus ही सर्च किया था बट उसको रिजल्ट मिल रहा है डेटा कोई अलग प्रोडक्ट के, वहाँ पे हमको डेटाबेस भी चेक करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डेटाबेस टेस्टिंग, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। फंक्शन क्या था मेरा कि मैंने OnePlus सर्च किया है, आउटपुट मुझे एक्सपेक्टेड था कि OnePlus के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे दिखने चाहिए थे, है ना। तो अगर वो नहीं दिखाई दे रहे तो मैं सोचूंगा कि कुछ तो बैक एंड में या कुछ तो डेटाबेस में एरर है, और वही एरर अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं करता हूँ बैक एंड टेस्टिंग या डेटाबेस टेस्टिंग। ओके, सो आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एनी डाउट? बोलिए। सर डेटाबेस टेस्टिंग में कर्ड ऑपरेशंस हम लोग यूज करते थे, मतलब डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसके लिए। मतलब आप पूछते हो कर्ड ऑपरेशन यूज करके? हाँ बोलिए, कर्ड ऑपरेशन यूज करके मैनिपुलेशन करते हैं क्या? नहीं, डेटाबेस में मैनिपुलेशन करने का जो एक्सेस होता है वो टेस्टर के पास नहीं होगा दोस्तों, वो डेटाबेस डेवलपर के पास होगा। और वो भी एक्सेस वो किस लिए यूज करता है कि एग्जांपल मान लीजिए कि उसको 10 टाइप के मोबाइल चाहिए थे और अभी करंटली उसके पास एक ही टाइप का मोबाइल दिख रहा है, तो वो मैन्युअली 9 टाइप के मोबाइल को इनपुट कर सकता है, जिसको हम डमी रिजल्ट कहते हैं। एक्चुअल में मोबाइल नहीं है बट वो बस आपको दिखने के लिए उसने डेटाबेस पर लिखा है और आपको 10 मोबाइल दिखेंगे। तो डेटाबेस को क्या कहते हैं, चेंज करने का एक्सेस टेस्टर के पास नहीं होता है। सो वी कैन जस्ट सी द डेटा, अवेलेबल डेटा उसको दिखना चाहिए, वही हम चेक करने वाले, बस उसको मैनिपुलेशन नहीं करेंगे हम कि कुछ डेटा हटाया जाए या कुछ डेटा ऐड किया जाए, सिंपली। ओके, तो जो भी आप आपने कहा भी कर्ड ऑपरेशन, ये जो भी है, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज समटाइम्स वो डेटा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो डेटा को एक्सेस नहीं मिलता है हमको। वी कैन जस्ट चेक द डेटाबेस, ओके, व्हाटएवर अवेलेबल। और वो भी हमको जो डेवलपर है वो डमी डेटा देता है, एक्चुअल प्रोडक्शन या लाइव का डेटा कभी नहीं मिलता है हमको, ये समझ लीजिए, है ना। अगर आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई भी जो कि कॉन्फिडेंशियल हैंडल करता है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन का डेटा आपको डायरेक्टली नहीं देगा, वो प्रोडक्शन का डेटा लेगा, उसको कुछ लेवल पे मैनिपुलेट करेगा और फिर आपको देगा टेस्टिंग के लिए, ओके। उसका अथॉरिटी डीबीए के पास रहता है क्या? हाँ, डेटाबेस एनालिस्ट होता है या फिर उनका डेवलपर लीड जो होता है उसके पास होता है। हम लोग कोडिंग करते वो भी कर सकते हैं? कोडिंग तो वही करेंगे ना, डेवलपर एंड टीम ही करेंगे ना, वो भी डेटाबेस डिजाइन करेगी, फ्रंट एंड डिजाइन करेगी, तो उनके पास तो कोडिंग होनी चाहिए। डन? ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट द कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। इट्स वेरी सिंपल कि कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 2 चीज़ें ऐड करता हूँ मेरे कार्ट में, 2 प्रोडक्ट, तो कैलकुलेशन टेस्टिंग मतलब ये दोनों प्रोडक्ट की सम जो है वो एक्यूरेटी आनी चाहिए। अगर बाय एरर और बाय मिस्टेक वो सही नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि इट्स अ डिफेक्ट। ये आपने टेस्टिंग के टाइम देखा होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इनकी समेशन कभी कभी बराबर नहीं आती है ना। जब कार्ट में हम टोटल वैल्यू देखेंगे ना, अगर मैं लॉग इन रहूँगा तो मुझे कार्ट में डिस्प्ले होगा कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर सिलेक्टेड आइटम्स। सो हमेशा होनी चाहिए, वो हमेशा होनी चाहिए एक्यूरेट।
तो सिंपल उसका वो ही बोल रहा है कि कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको टेस्टिंग में मिलेंगी जहाँ पे कैलकुलेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड या फिर जिसको हम कहते हैं कि शेयर मार्केट रिलेटेड कोई एप्लीकेशन देख रहे हो, तो वहाँ पे आपने कितने यूनिट परचेस किए हैं, सेल आउट किए हैं, उसकी कंसोलिडेट प्राइस क्या है, तो ये सब कैलकुलेशन बैक एंड में होने चाहिए। अभी एडिशन का तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल दिया है, बट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होते हैं कि जब आप कुछ शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें जितने भी कुछ आपके चार्जेस रहेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस, जो भी चार्जेस, वो इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के बाद जो भी अमाउंट आती है वो आपको करेक्ट शो होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन। सो दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है कि दो प्रोडक्ट की एडिशन, बट ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट में हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट होता है अपने अमाउंट पे ना, सेविंग अमाउंट हो तो भी उस पर हमको एक इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हम कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब जितने भी कैलकुलेशंस पार्ट है, ये सब जो जहाँ कवर होते हैं, तो उसका एक लॉजिक भी आपको दिया जाएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट में, और वो आपको एक या दो डेटा के लिए चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स होंगे सभी के इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते बैठे हो, तो ये टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। आपको रैंडमली एक या दो कस्टमर के लिए वो कैलकुलेशन मैन्युअली करके देखना है। इफ इट इज करेक्ट देन यू कैन से रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट, अदरवाइज आप वहाँ से कोई भी डिफेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। जस्ट गिव अ एग्जांपल कि मैंने एक ही चेक किया था और एक में मुझे ऐसा लगा कि इसके इंटरेस्ट में कुछ कैलकुलेशन एरर है। ओके, सो दैट यू कैन से इट कम अंडर द कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग, और उसको कहते हैं कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। ओके, और नेक्स्ट होता है आपका ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग मीन्स योर एप्लीकेशन शुड रन ऑन एनी कल्चरल प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने सुना होगा कि कुछ वेबसाइट चाइना में बैन है ना, या कुछ वेबसाइट इंडिया में बैन है। दैट मीन्स the localization that website is not working at all, that website or that URL is not working, है ना। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग में। जनरली ये हम नहीं परफॉर्म करते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी रेयर होती है कि ऐसा तो कोई होगा ना कि मेरा एप्लीकेशन इस प्रॉपर कंट्री में नहीं रन होना चाहिए। ये काफ़ी रेयर रिक्वायरमेंट होती है, या अनसर्टन होता है, इसके बारे में हम नहीं बोलते, है ना। तो बट अगेन ये बस पता होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स इन इंटरव्यू ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बट आपको जस्ट उसका वन लाइन आंसर देना है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। तो हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो सेटिस्फैक्टरी फंक्शन कर रहा है कि नहीं एक पर्टिकुलर कल्चर में या लोकलाइज्ड एरिया में, है ना। तो लोकलाइज्ड एरिया एक बाउंड्री भी हो सकती है, एक कंट्री हो सकती है, एक स्टेट हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन अगेन द क्लाइंट। तो ऑल दीज आर 6 टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। इसको हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे सभी टेस्टिंग में हमने आपके सॉफ्टवेयर का फंक्शन ही चेक किया था। इन आइदर वे आपने डायरेक्टली स्क्रीन पे चेक किया होगा या डेटाबेस में चेक किया होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट आवर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है? फंक्शनल टेस्टिंग में किसी को डाउट है? एनी डाउट इन फंक्शनल टेस्टिंग? ओके, नेक्स्ट थिंग बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप जब भी आपका जॉब स्टार्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस फंक्शनल टेस्टिंग में मिलते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब प्रोजेक्ट करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग का, है ना, या मैनुअल टेस्टिंग का, तो तभी आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलता है टेस्ट करने के लिए उसको आपको डिटेल में ही टेस्ट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपको ऐसा लगा कि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है, सर ने दिया जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये सॉफ्टवेयर मुझे टेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, तो अल्टीमेटली ये आपके इंटरव्यू पे इफेक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी जब आप खुद करोगे, है ना। एग्जाम्पल आप ये भी लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बस बोला जाए कि आज के दिन बस आप ये फ्रंट एंड जो भी जितना दिख रहा है वो टेस्ट कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितने चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद इतने सभी आइटम है, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल एक टेस्ट केस। तो यहाँ पे आपके लगभग मान लीजिए 60-70 बन जाएंगे, यहाँ पे 60-70, तो ऐसा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तो आपके 1000 एक ही पेज पे हो जाएंगे।
और ये रिगरसली आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम फ्लिपकार्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के लिए, हम एक छोटा कोई सॉफ्टवेयर लेंगे जिसमें एक रिलेटिवली 300-200 टेस्ट केस बननी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंक्शनल टेस्टिंग आप जो भी करोगे तो उसमें रिगरसली या पूरी डिटेल में आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, व्हेन यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम उसमें क्या चेंज करने पड़ते हैं कम टेस्टिंग करने के लिए, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चेक कर रहे हो तो आपको वो एकदम स्क्रैच से एंड तक उसको चेक करना है। अगर रिक्वायरमेंट में हो कि ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग भी करनी है तो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप कोई अलग एरिया में नहीं जा सकते हो, तो वो अलग अलग टेस्टर को असाइन किया जाएगा। अगर कोई टेस्टर अलग कंट्री में हो तो उसको भी एक टेस्ट केस लिखनी होगी उसके लिए। अगर आप इंडिया से टेस्ट कर रहे हो तो आपको भी वो टेस्ट केस लिखनी पड़ेगी कि फॉर स्पेशलाइजेशन, मतलब एरिया स्पेशली फॉर इंडिया, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका गूगल की क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है तो आप कहोगे येस इट इज़ फंक्शनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उसको आप पास करोगे। वही अगर वो कोई अदर कंट्री में नहीं चलेगी तो वो उसको फेल करेगा। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में वो एप्लीकेशन नहीं काम करना चाहिए। ओके, सो ये हुआ आपका फंक्शनल टेस्टिंग। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, पहला है आपका रिकवरी टेस्टिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हैं एग्जाम्पल, और सडनली आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है ना, कुछ 1-2 मिनट के लिए ब्रेक हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी पेज पे क्लिक करोगे तो एक डमी पेज, मतलब स्टैटिक इंफॉर्मेशन ही दिखेगी आपको जब तक आपका कनेक्शन और नहीं होगा, है ना। फिर जब भी आपका कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो आप अगेन आपका जो भी काम था सर्च या फिर देखने का, न्यूज़ देखने का, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज़ रिकवरिंग द सिस्टम, है ना। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ये जो मोड होता है उसके बाद हम वो पेज रिकवर कर पाते हैं। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आपने कुछ लास्ट सर्च किया था और आपने सडनली इंटरनेट बंद कर दिया और कुछ देर के बाद आपने वापस ब्राउज़र खोला तो वो पेज इंटरनेट चालू होने के बाद तुरंत लोड हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्टली रिकवर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्शन। तो वो जो टेस्टिंग है आपका कहाँ पे आता है, रिकवरी टेस्टिंग में। अब ये पार्ट आपका फंक्शनल से रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों, है ना। अगर मुझे चेक करना था कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर पा रहा हूँ कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि रिकवर टेस्टिंग में एग्जाम्पल कि यहाँ पे कुछ देर के बाद मैं आता हूँ और वापस से लोड होता है पेज, तो ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। आपको रिक्वायरमेंट में ये नहीं बोला था कि वो कुछ देर के बाद और कनेक्ट होना चाहिए, बट एज अ टेस्टर वी शुड गिव द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग प्रेफरेंसेस आल्सो, है ना। अब ये भी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड होता है। क्लाइंट ये भी बताएगा आपको कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी टेस्टिंग करनी है वो बता देगा आपको। और इसके लिए अलग से टीम होती है, बिकॉज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए कुछ अलग से स्किल चाहिए, अलग से टूल होते हैं, है ना। तो अगर आप एंट्री करना चाहोगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में तो आपकी रिक्वायरमेंट या फिर आपकी स्किल अलग ही होती है। सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए तभी लोग अप्रोच करते हैं जब दे आर गुड इन फंक्शनल टेस्टिंग। डायरेक्टली आपको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की जॉब कहीं पे भी नहीं मिल सकती है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि फंक्शनल टेस्टिंग में आपको दिस मच ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, बट जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस और आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब डिटेल ही लेते हैं, बट उसके टूल्स एग्जैक्टली वो टेस्टिंग कैसे होती है वो नहीं लिया जाता। ओके, देन कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन जैसे है, ये मैं ब्राउज़र पे यूज़ कर रहा हूँ ना, गूगल क्रोम पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि एज में भी यूज़ करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे भी अगर उसको इनपुट करूँगा तो मुझे उसका सर्च आना ही चाहिए, है ना, ये एक्सपेक्टेड है। तो क्या हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कॉम्पेटिबल है कहाँ से, गूगल क्रोम से भी कॉम्पेटिबल है और एज से भी कॉम्पेटिबल है। कोई और होगा जो फायरफॉक्स मोजिला यूज कर सकता होगा, जैसे अगर मेरे पास है, देखता हूँ।
या ये एक ब्राउज़र है ना, फायरफॉक्स मोजिला। तो इसमें भी मैं अगर फ्लिपकार्ट सर्च करता हूँ तो वहाँ पे भी वो एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। तो ये क्या होता है, कॉम्पैटिबिलिटी। आप भी एग्जांपल, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी मेन ऑप्शन होता है कि वो बताता है आपको कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ कहाँ पे कॉम्पैटिबल है ना। अलग अलग ब्राउज़र पे या ब्राउज़र के वर्जन भी होते हैं, जैसे कि ओल्डर वर्जन पे ये वेबसाइट नहीं चलेगी, या ये बस वेबसाइट कुछ वर्जन पे ही चलती है, लिमिटेड वर्जन पे या लेटेस्ट वर्जन पे ही चलती है। सो ये क्या है आपका कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। यहाँ पे हम कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग चेक करते हैं कि जो भी मैंने सॉफ्टवेयर चेक बनाया है या टेस्ट किया है वो अलग अलग ब्राउज़र पे, अलग अलग मोबाइल हैंडसेट पे, जैसे मोबाइल की भी कुछ कॉम्पैटिबिलिटी होती है कि कुछ वेबसाइट जैसे कि लेस रिजोल्यूशन वाले मोबाइल में नहीं चलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे आता है, कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हो विंडोज़, लिनक्स या ब्राउज़र, है ना, इसको अगर हम चेक कर रहे तो ये इट कम अंडर दी कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब इसमें भी दो है, फर्स्ट की सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी एंड ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी। अब सॉफ्टवेयर मतलब मान लीजिए आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हुआ, है ना, या फिर लिनक्स हुआ, या जो भी ओएस आप यूज़ कर सकते हो उस टाइप से। अब इसके जो ये टाइप है, फॉरवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी और बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपको बस लिख दिया है, जस्ट वन लाइनर, है ना। फॉरवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी मीन्स क्या कि आपका सॉफ्टवेयर ओके है, योर बिल्ड इज ओके, बट योर ब्राउज़र और ओएस डज नॉट वर्क प्रॉपरली। देखो, ब्राउज़र और ओएस ये सॉफ्टवेयर ही एक टाइप की, दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर दी सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी। और बैकवर्ड मतलब आपका ब्राउज़र या बिल्ड ओके है, बट आपका मेन जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है मतलब आपने टेस्टिंग नहीं किया था, ये नहीं होता है, बट उस ब्राउज़र के लिए वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो इट्स कम्स अंडर दी सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी, और सेम ब्राउज़र में होगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। व्हाट इज क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग, ये पूछा जाता है आपको इंटरव्यू में। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग मीन्स कि मैं एक ही एप्लीकेशन अलग अलग ब्राउज़र पे चेक करता हूँ, जैसे कि एज हुआ, फायरफॉक्स मोजिला हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। तो अलग अलग ब्राउज़र पे मैं चेक करता हूँ, है ना। और अगेन नेक्स्ट स्टेप कि मैं उसके वर्जन भी चेक करूँगा। अगेन आई कैन सी इट्स वर्जन एज वेल, क्रोम का वर्जन क्या है ना, या फिर एज का वर्जन क्या है। आपके वर्जन भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि वर्जन कैसे चेक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, वो 1.6 है या 1.8 है। तो ये भी हम चेक करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। ओके, नाउ इंटर सिस्टम टेस्टिंग। अब ये मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे है आपके इस फॉर्म में। देखो, ये जो गूगल के पास हमने जैसे सर्च किया था, है ना, तो जो सर्च हमको डेटाबेस से आ रहा था, उसका जो भी रिजल्ट है, अब वो रिजल्ट आता है कौन से फॉर्म में, एग्जाम्पल एक कोडिंग के फॉर्म में आता है। अगर आप यहीं पे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लोकमत सर्च किया था, ओके। अब अगर मैं इस पेज के लिए इसका कोडिंग पार्ट देखता हूँ तो देखो मुझे पता चलेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब इस लोकमत पे जब मैं या कोई भी एलिमेंट मुझे चेक करना है तो देखो ये एलिमेंट पे मैं जाता हूँ तो इसका कोड यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे इस विंडो में, है ना। देखो इस विंडो में दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट है ये आपको रिजल्ट आता है डेटाबेस से। एग्जाम्पल मान लीजिए, अब अगर मैं पूरे यूजर को इस टाइप का रिजल्ट दूँ, ये जो कोडिंग फॉर्म में, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये रिजल्ट क्या है एग्जैक्टली, है ना। ये रिजल्ट क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। इसको ये जो एपीआई या बिजनेस लॉजिक है वो कन्वर्ट करता है कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि यूजर को पता चले सिंपल कि ये टाइटल क्या बोल रहा है, lokmat.com लेटेस्ट मराठी न्यूज़ ये बता रहा है। तो ये चेक करने का काम हम कहाँ पे करते हैं, लॉजिक वाइज में। तो ये सिस्टम, इंटर सिस्टम मतलब देखिए इसको बोलना क्या है सिंपली, तो ये तीनों सिस्टम माना जाता है। यूजर और क्लाइंट इज वन सिस्टम, गूगल और एपीआई और बिजनेस लॉजिक इज ट्रीटेड एज वन सिस्टम। ये तीनों समझो सिस्टम है अलग अलग। ये पहली सिस्टम हुई, ये सेकंड सिस्टम हुई और ये थर्ड सिस्टम हुई। अब सिस्टम क्यों बोला जाता है, तो डेटाबेस देखा होगा आपने, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं डेटाबेस के। जैसे हम
वेयर हाउस देखते हैं ना फिजिकल चीज़ों के, कि मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ रखे होते हैं, तो वैसे एक लोकेशन पे पूरा डेटाबेस स्टोर होता है। आपने देखा होगा कभी कभी गूगल का डेटाबेस स्टोर या एप्पल का डेटाबेस स्टोर, तो ये अलग सिस्टम माना जाता है। फिर आपका एपीआई भी अलग सिस्टम माना जाता है, और यूज़र तो अलग सिस्टम पे ही होता है। हम लोकेशन, अपने लोकेशन से कुछ भी सर्च करते हैं, तो इंटर सिस्टम मतलब आपका जो भी डेटा फ्लो है वो अलग अलग सिस्टम से होना चाहिए। ये डायरेक्शन में होना चाहिए आइदर जब हम सर्च करते हैं तो, और जब रिजल्ट आता है तो ये डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये टेस्टिंग क्या हुआ कि अलग अलग सिस्टम भी इंटरकनेक्टेड है या नहीं। अगर ये सेकंड नंबर की सिस्टम जो एपीआई है ये कुछ देर के लिए बंद हो गया हो, तो आपको जो रिजल्ट आना है वो नहीं आएगा प्रॉपरली, जिसको हम कहते हैं फिल्टर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर रिजल्ट आएगा तो वो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बिकॉज इट इज शोइंग समथिंग कोडिंग पार्ट, इट इज शोइंग समथिंग कोडिंग पार्ट, और वो इलॉजिकल, मतलब आपको इलॉजिकल लगेगा। करेक्टली तो होगा वो, बट यूजर विल नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज शोड ऑन द स्क्रीन। तो ये जो टेस्टिंग कहते हैं उसको हम कहते हैं कि इंटर सिस्टम टेस्टिंग। अगेन इट इज अ व्हाट पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो इसको हम अपने फंक्शनल टेस्टिंग में इंक्लूड नहीं करते, या उसके टेस्ट केस भी नहीं लिखनी है। अगर आप सवाल पूछोगे सर कि ये मुझे लिखना है क्या टेस्ट केस में, मतलब ये मुझे चेक करना है क्या कि सही में कोड दिखता है या फिर नहीं, तो ये हमारा पार्ट नहीं आता है, टेस्टिंग का पार्ट नहीं आता है फंक्शनल टेस्टिंग का। पैरेलल टेस्टिंग मतलब सिंपल, ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि आप एक ही समय पे अलग अलग फीचर अलग अलग सिस्टम पे या अलग अलग नॉट सिस्टम पे अलग अलग सिस्टम बोलो या ब्राउजर पे चेक करते हो। एग्जांपल कि मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पे मैं बस चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे लॉगिन हो रहा है कि नहीं। सेम मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च हो रहा है कि नहीं। अब ये सब पैरेलली टेस्ट करते हैं। अब पैरेलली मतलब हो सकता है एक ही टेस्टर कर सकता हो, या फिर हर अलग अलग टेस्टर को टास्क दिया हो कि टेस्टर 1 आज एक टेस्ट करेगा गूगल क्रोम के ब्राउजर में, और वही टेस्ट अनदर कोई भी जो भी टेस्टर होगा वो करेगा एज में, है ना। ये आपको टास्क दिया जाएगा डेली में, समझो। तो आप क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट आप कर रहे हो पैरेलल टेस्टिंग कर रहे हो कि सेम सॉफ्टवेयर आप चेक कर रहे हो पैरेलली अलग अलग ब्राउजर पे या अलग अलग सेशंस में, जो भी हो उसके कॉम्बिनेशन काफ़ी आते हैं। अब आपको पता चलेगा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज देखो टेस्ट तो एक ही चीज़ करनी है हमको, बट अलग अलग तरीके से करनी है। मतलब अलग अलग ब्राउज़र यूज़ किए हैं, अलग अलग सेशन यूज़ किए हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए। तो अब इनका जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी टेस्टिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती होगी, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग या फिर कुछ और तरीके भी है इसके, वो मैं बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए। ओके, देन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। ये भी काफ़ी सिंपल है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिला है वो आप इजीली आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो क्या नहीं, और इंस्टॉल करने के बाद उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो क्या नहीं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपल है। तो इंस्टॉल हम क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर, ताकि हम वो यूज़ कर पाए और अनइंस्टॉल इसलिए कर सकते हैं कभी कभी कि भाई उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच या दिक्कत आ रही हो, तो आपको किसने रिकमेंड किया है कि वो आप सॉफ्टवेयर एक बार अनइंस्टॉल कीजिए और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए। तो ये भी एक टेस्टिंग है आपको नॉन फंक्शनल के अंदर कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी होना चाहिए और इजीली अनइंस्टॉल भी होना चाहिए। अदरवाइज आप उसकी टेस्टिंग भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्रूशियल है टेस्टिंग के लिए। ओके, अब जनरली ये 3 टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चंस आएंगे आपको नॉन फंक्शनल के अंदर। व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, व्हाट इज लोड टेस्टिंग एंड व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में अभी तक हमने वही देखा था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको कितने टाइम में आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं, और उसकी स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ बट ये ऑटोमेटिकली एक सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी देखा होगा आपने, जैसे कि हम ये करते हैं ना मैनुअल रिफ्रेश, ये ऑटोमेटिकली हर सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है। तो इट्स नॉट स्टेबल रिजल्ट। हम सिंपल कहेंगे कि ये स्टेबल नहीं है पेज सर, ये ऑटोमेटिकली एक सेकंड में क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ऐसा होता भी होगा, आपने देखा होगा आपके पास में। तो ये सब जब हम टेस्टिंग करते हैं वो अंडर आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंडर, है ना। अब लोड टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर बन गया, ओके, अब वो आपको देना है, क्लाइंट को देना है। अब क्लाइंट वो कहाँ पे यूज़ करेगा,
डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करेगा। एग्जाम्पल आपने कुछ प्रोडक्ट उसको बना के दिया है ना, जैसे कि वाई कार्ट एक नाम का प्रोडक्ट है, समझ लीजिए आपने बनाया। अब वो जाके गूगल पे सर्च करेगा क्या कि वाई कार्ट पे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं? बताइए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या पूछ रहा हूँ मैं? No, sir. मैं क्या म्हणतोय, व्हाट आई एम सेइंग कि आपने सिस्टम टेस्टिंग किया है, अब उसके बाद कौन करने वाला है? यूजर करने वाला है टेस्ट, बराबर। दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो उसके लिए भी उसको सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर आप दोगे तो वो तो वर्ल्ड आपके वेबसाइट पे कहीं पे अवेलेबल तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो अभी टेस्ट हुआ है, अभी तो वो ओपनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो यहाँ पे जाके सर्च करेगा क्या गूगल में कि वाई कार्ट नाम का मुझे एप्लीकेशन देने वाला था हमारा टेस्टर या टीम, तो वो यहाँ पे सर्च नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पे सर्च करेगा? No. नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ नहीं सर्च करेगा, यहाँ पे नहीं सर्च करेगा। तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देनी पड़ेगी कि भाई ये सॉफ्टवेयर आप लोकल में जाओ आपके और उसको इंस्टॉल करो टेम्पररी आपकी यूज के लिए, बराबर। यस। तो वो क्या करेंगे लोग कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन के लिए आएंगे और 10 लोग होंगे, तो वो 10 लोग क्या करेंगे, उनके इंडिविजुअल लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, है ना। और वो चेक करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कोई तो ऑपरेशन करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक समय पे 10 यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को। तो अल्टीमेटली वो कुछ इफेक्ट देखेंगे कि भाई स्लो हो रहा है कि नहीं, भाई प्रॉपर स्पीड है। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 10 यूजर्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के वो 100 यूजर लेके आएंगे। हर एक को कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर लीजिए, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए और आप चेक कीजिए। तो उस टाइम हम चेक क्या कर रहे हैं, लोड, मतलब कि वो एप्लीकेशन कितना लोड, या लोड मतलब इन टर्म्स ऑफ यूजर, कितने यूजर को वो इजीली फंक्शनलिटी दे सकता है ना। तो इट्स कॉल्ड एज अ लोड टेस्टिंग। इट्स कंसिडर्ड एज अ लोड टेस्टिंग, मतलब एक्सपेक्टेड लोड मतलब कि उस एप्लीकेशन की लिमिट होगी कि वो विद इन वन टाइम और एक सेशन के लिए वो 1 बिलियन लोगों के लिए या 100 यूजर्स के लिए सफिशिएंटली या सेटिस्फैक्टरली काम कर सकता है ना। वो हम चेक किए थे। अब एक पॉइंट ऐसा भी होगा कि उसका ब्रेक पॉइंट होगा, मतलब कि एक समय पे 1 लाख से ज़्यादा यूज़र यूज़ नहीं कर सकते। तो वो अगर हमको टेस्ट करना है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। बट एक्चुअल में ये यूजर के एंड पे पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा लिमिट देते हैं कि भाई जब 2 लाख लोग इसको यूज़ करेंगे तब जाके आपको कुछ उसको स्लो दिखेगा सॉफ्टवेयर। बट ये भी टेस्ट कब किया जाएगा, जब वो एक्चुअल यूजर को एक्सपोज होगा कि भाई अब ये यूजर वाइज मतलब वर्ल्ड वाइड सभी को यूज कर सकते हैं, कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जाके वाई कार्ट सर्च करेगा और वहाँ पे देखेगा कि वो वेबसाइट चल रहा है कि नहीं। तो वो आपको फ्यूचर में भी दिक्कत आ सकती है कि अभी मेरे यूजर बढ़ गए अचानक से और मुझे अभी क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस मतलब कि एक लिमिट के बाहर यूजर उसको यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर स्लो जा रहा है। तो ये है वो आपका नॉन फंक्शनल परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है? Sir, difference between load and stress testing. हाँ, देखिए लोड टेस्टिंग मतलब मुझे बस चेक करना है कि एक यूजर या 10 यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं कि नहीं, है ना। मतलब मैं उस पर लोड दे रहा हूँ। सिंपली आप एग्जांपल समझ लीजिए कि आप कोई चेयर पे बैठे हो, है ना, एज ए यूजर। तो आपने क्या चेक किया कि वो कुछ लोड ले रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ लोड टेस्टिंग। अब आपको चेक करना है कि उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग, तो आप ट्राई करोगे कि 10 यूजर उस पर खड़े रहे ताकि आप उसका ब्रेकिंग पॉइंट देख सकते हो कि भाई वो कौन से लोड पे ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी होता है। सॉफ्टवेयर में लोड टेस्टिंग में क्या होगा कि पर्टिकुलर नंबर के यूजर ही उसको यूज कर रहे हैं। अब वो पर्टिकुलर नंबर आपको क्लाइंट ही बताएगा कि भाई हमारे 10 लोग उसको पहले दिन चेक करेंगे या 20 लोग पहले दिन चेक करेंगे, जो भी हो। तो वो लोड चेक कर रहे थे कि भाई नंबर ऑफ यूजर अगर उसको यूज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट है उस सॉफ्टवेयर पे। और स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि एक नंबर के बियॉन्ड उनको चेक करना है कि सच में अब नंबर ऑफ यूजर बढ़ते रहेंगे एक लिमिट के बाद तो क्या इफेक्ट होता है। तो सिंपली पहले तो हम लोड टेस्टिंग ही करते हैं और एट द एंड या फिर उसके बाद हमको किसी पॉइंट पे लगता है कि मेरे यूजर बहुत बढ़ रहे हैं तो ही हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। सर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सर आई हैव क्वेरी। इसका भी रहता है क्या मैटर?
सॉरी, वन बाय वन पूछेंगे तो सही होगा। ये सर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में हम ये पूछना चाह रहे थे कि हम्म। साइज वेरी करने को भी हम टेस्टिंग करते हैं कि जैसे मेरी 130 MB की फाइल है तो देन इंस्टॉलेशन के बाद वो अल्टीमेटली एक्चुअली देखो, सॉफ्टवेयर की साइज तो कहाँ कहाँ से चेंज होगी, कॉन्फ़िगरेशन पे ना, कि कुछ सॉफ्टवेयर अगर आप आईफोन के लिए या फिर एप्पल सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी साइज़ अलग होगी, क्योंकि कुछ उसके रिक्वायर्ड फाइल अलग होंगे उसमें। वही आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसकी फाइल साइज अलग होगी। ये आपने भी चेक किया हो, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप चेक कर डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाता है, देखो विंडोज़ के लिए ये साइज़ है, आईफोन मैक सिस्टम के लिए ये साइज़ है, तो साइज़ भी वेरी करती है। तो अल्टीमेटली वो साइज़ को मैटर नहीं करता, हम ये देखते हैं कि वो इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं। ओके सर। और सर जो हम लोग क्लाइंट को देते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल वो सर वेब एप्लीकेशन के केस में देते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन? नहीं, वो वेब एप्लीकेशन नहीं है। अब उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअल में कोई भी आपके सिस्टम पे ब्राउज़र नाम की चीज़ नहीं होती है वहाँ पे, है ना, मतलब टेस्ट करने के लिए वो देते हैं आपको एक कंटेनर बोलते हैं जिसको, कि वो ब्राउज़र जैसे ही होता है बट वो बस उन्हीं लोगों के पास होता है ना, ब्राउज़र ही मान लीजिए, बट वो खास उनके टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ एक ब्राउज़र होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर। तो वो अपने अपने सिस्टम में कंटेनर होता है, उसमें बस वो सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं वो, ताकि वो कोई और ना यूज़ कर पाए वर्ल्ड वाइड, मतलब वेब पे जाके कोई यूज़ नहीं कर पाए। ओके, आगे कोई डाउट विचार? हाँ बोल विचार। यस, हेलो सर, हाँ बोलो। एक्चुअली can you explain how the load testing is given as industry level or end user level? How to clarify this? या सी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ना अभी, उसको किसी ने तो पहले टेस्ट किया होगा, ये तो मानते हो आप? Yes. तो वो यूज़ किसने किया था आपके पहले? जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे फ्लिपकार्ट के लोगों ने उसको चेक किया होगा, 10 फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय ने, कि भाई ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं, तो वो आया आपके लोड टेस्टिंग के अंडर। देखो, रियल यूजर को जाने से पहले जो टेस्टिंग हो रही है ना, उसकी बात हो रही है। आप बोलोगे कि ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग ये रियल यूजर कर रहे हैं क्या? तो हम नहीं करते हैं, इसके पहले किया होगा वो। तो क्या है कि फ्लिपकार्ट के कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जैसे 10 एम्प्लॉय लोड टेस्टिंग करेंगे, कि वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अलग अलग बटन पे क्लिक करेंगे, रैंडमली देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं, वो सचमुच में काम कर रहा है कि नहीं, वो उतनी कैटेगरी दिखा रहा है कि नहीं। तो वो कहाँ पे है आपका लोड टेस्टिंग। अब उन 10 एम्प्लॉय को लगा कि भाई ये लोड टेस्टिंग सही चल रहा है, तो डिप्लॉय कर देंगे। और इन फ्यूचर कल जाके उनको पता चला कि मेरी जो वेबसाइट है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है, और जैसे कि हमारा होता है ना फेस्टिवल सीजन वगैरह होता है, ऑफर सीजन होता है, तो देखो अब तब बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहीं पे मान लीजिए दिवाली ऑफर चल रही है, तो नॉर्मल डेज में जहाँ पे 1 लाख यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो सडनली उस दिन के लिए 5 लाख यूज़र आ जाएंगे। तो वो क्या हुआ, वो आता है आपका स्ट्रेस टेस्टिंग में आ जाता है। तो आप बोलोगे कि ये एक्चुअली यूज़र how perform as industry level? तो इंडस्ट्री में हाँ, तो इंडस्ट्री में वही बोलो ना दोस्त, कि मैंने एग्जांपल दिया कि फ्लिपकार्ट के 10 एम्प्लॉय, बट फ्लिपकार्ट के अगर 1 लाख एम्प्लॉय है अलग अलग कंट्री में, तो सभी को एक दिन वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हो गया उनके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग। बराबर। ओके। और आज बस इंडिया के फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय चेक करेंगे तो उनके लिए हो गया मे बी लोड टेस्टिंग हो गया, कि कुछ लिमिटेड नंबर चेक कर रहे हैं तो लोड टेस्टिंग हुआ, और ज़्यादा यूजर डन। कोई डाउट है इसमें? साउंड ब्रेक हो गया था सर। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने म्यूट किया था 1 मिनट, बोलिए। आई वाज गेटिंग कॉल्स। एनी डाउट? तो ज्यादा यूजर हो जाएंगे तो लोड टेस्टिंग हो जाएगा, और अगर स्ट्रेस टेस्टिंग का क्या बोले सर? अरे ज़्यादा यूजर नहीं दोस्त, एक पर्टिकुलर नंबर की यूजर से आप टेस्ट कर रहे हो तो वो लोड टेस्टिंग मान लो। और स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब एक नंबर के बियॉन्ड, जहाँ पे उसके फंक्शन पे डिपेंड हो, मतलब उसके परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उस टेस्टिंग को हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, कि जैसे ये फेस्टिवल सीजन नहीं है, तो फ्लिपकार्ट के जैसे 1 लाख लोग समझो यूज कर रहे हैं आज के दिन,
और फेस्टिवल सीजन आ गया तो करंटली 1 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं जैसे, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेस आ जाएगा इस वेबसाइट पे या इस एप्लीकेशन पे। उस टेस्टिंग को हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इंटरव्यू में, एग्जैक्टली ये कैसे टेस्ट होता है बताओ, बस वो पूछेंगे आपको कि डू यू नो द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, आपको कहना पड़ेगा यस आई नो सम बेसिक टेस्टिंग इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग एज अ लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग। उसके बाद वो जाके बस पूछेंगे व्हाट इज लोड टेस्टिंग, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि the application is exposed to a particular number of user to use that come under the load testing। बस आपका इंटरव्यू भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडस्ट्री में लोड टेस्टिंग कैसे करते, बिकॉज वो उसकी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। ओके, इसके बाद कोई डाउट है? एनी डाउट? इंटर सिस्टम टेस्टिंग फिर इंटर सिस्टम टेस्टिंग, ओके। सी अगेन आई विल शो यू दिस एग्जांपल। आप कुछ भी सर्च करते हो तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए यूजर। आप कहाँ पे सर्च कर रहे हो? फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में, है ना, ब्राउजर में सर्च कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक सिस्टम है ना, वो अलग सिस्टम हुई। और ये सभी गूगल का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपके डेटाबेस से, है ना, रिजल्ट जो आपको आता है वो आता है कहाँ से, डेटाबेस से आता है। तो ये भी एक सिस्टम हुई आपके लिए। मतलब क्या, क्लाइंट एज ए यूजर, मतलब आप, बीच में जो ये ब्राउजर है अल्टीमेटली समझ लीजिए ये आपको प्रोवाइड कर रहा है एपीआई या फिर बिजनेस लॉजिक, कि आपको क्या रिजल्ट दिखना चाहिए, कितना रिजल्ट दिखना चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा। दैट इज ट्रीटेड एज अगेन वन मोर सिस्टम। और डेटाबेस ये एक अलग से सिस्टम होगा जो कहाँ पे भी हो सकता है, जैसे गूगल का डेटाबेस आपको पता होगा कि यूएसए में है, तो वो एक अलग सिस्टम हुई। तो इन सभी सिस्टम में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए ना, कि मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ तो वो ब्राउजर से डेटाबेस में जाना चाहिए रिक्वेस्ट, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स लेके आपको एपीआई में आना चाहिए और वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो ये सभी सिस्टम में जो कनेक्शन है, अगर इसका टेस्ट करना है मुझे कि सच में मैंने कुछ सर्च किया तो वो डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या वो एपीआई थ्रू जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस सभी टेस्टिंग को हम कैसे, इंटर सिस्टम टेस्टिंग। डन? डाउट क्लियर हुआ आपका जिसने पूछा था इंटर सिस्टम टेस्टिंग? सर हाँ सर। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर देन इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। ओके, ओके, थैंक यू। देखो आपको सैटरडे और संडे सेशन नहीं रहेगा, तो वी विल मीट ऑन मंडे प्रोबेबली ऑन 6th of November। ओके, तो प्लीज ग्रुप में डिस्कशन मत कीजिए कि कल सेशन है नहीं है सर, लिंक नहीं आई है। ओके, और इन केस अगर जब होगा तो मैं वो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, बट नेक्स्ट सैटरडे मतलब कल और नेक्स्ट टू द टुमारो देयर इज नो सेशन। ओके, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, या थैंक यू। Thank you.